ग्रीटिंग व्यूअर्स, मैं हूँ दृष्टि सतवानी और आज मैं आपको कराने जा रही हूँ क्लास 6 का चैप्टर 11 अलजेब्रा मैथमेटिक्स है। तो सबसे पहले अलजेब्रा समझने के लिए हमको मैथ्स की ब्रांचेस समझनी है। मैथ्स की मेनली 4 ब्रांचेस होती हैं। एक ब्रांच ट्रिग्नोमेट्री होती है जो कि हम अभी नहीं पढ़ेंगे क्योंकि वो 9th क्लास में 10th क्लास में आपको समझ में आई जाएगी। अभी हम मेनली 3 ब्रांचेस पढ़ेंगे मैथ्स की। सबसे पहली ब्रांच होती है जीवन, किसी को भी ले लो पहली ब्रांच। 3 में से पहली होती है जियोमेट्री, अलजेब्रा और अर्थमेटिक। तो ये 3 ब्रांचेस मैथ्स की होती हैं। हमने अर्थमेटिक यानी कि नंबर से रिलेटेड सारे चैप्टर्स कर लिए हैं। ये हो गया है। ज्योमेट्री हम सीख चुके हैं। अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं ये मैथ्स की तीसरी ब्रांच है, मिडिल ब्रांच है, अलजेब्रा। ये बहुत ही मजेदार चैप्टर है। इसको समझने के लिए आपके इस चैप्टर में अलजेब्रा में आपकी शुरुआत है क्योंकि आगे के क्लासेस में थोड़ा टफ होता जाएगा, इसमें इंटीजर्स भी आते जाएंगे। अभी आसान सा है, इसमें हमारे इंग्लिश के अल्फाबेट्स आ जाते हैं। कैसे हमको समझ लें, ये ब्रांचेस तो हमने पढ़ ली। अलजेब्रा हमारी मैथ्स की ब्रांच है एक। अब सबसे पहले हम एक वेरिएबल पढ़ते हैं। वेरिएबल इसका बहुत काम आएगा। वेरिएबल क्या होता है? कोई अननोन क्वांटिटी। वेरिएबल एक अननोन नंबर होता है, कोई भी नंबर हो सकता है, 2, 200, 300, 400, 10,000, 1 लाख, कुछ भी नंबर हो सकता है वेरिएबल। वेरिएबल का क्या मतलब हो गया? एन अननोन नंबर। एन अननोन नंबर को हम वेरिएबल कहेंगे। वेरिएबल को हम डिनोट कैसे करेंगे कि ये वेरिएबल है? हम कोई भी अल्फाबेट ले लेंगे इंग्लिश का, ABCDEF, जो भी अल्फाबेट चाहो ले सकते हैं। जैसे मैं एग्जाम्पल एन ले लेती हूँ। मेरे लिए अभी एग्जाम्पल्स में मैं सारे एन यूज करूंगी और एक एक्स यूज करूंगी। ये 2 एग्जाम्पल्स के लिए एन एक्स यूज करूंगी। सो सबसे पहले हम समझते हैं वेरिएबल का यूज कैसे आएगा। तो जैसे हमको बोलते हैं कि 2 इंटू एन करेंगे। 2 इंटू एन मतलब कि 2 को किसी अननोन नंबर से मल्टीप्लिकेशन करो 2 का किसी अननोन नंबर से। अननोन नंबर है एन तो वेरिएबल हमारा अननोन नंबर है और 2 जो है अब उसको एक अननोन नंबर से मल्टीप्लाई करना है। एन की वैल्यू अगर मैं दे दूं एन इक्वल टू 200 तो हमारा 2 इंटू 200 हो जाएगा, तो हमारा 400 आंसर आ जाएगा। पर अगर यहाँ पर ना एन की वैल्यू कुछ दी नहीं है, एन की वैल्यू कुछ है ही नहीं, एन इक्वल टू अननोन है, तो 2 को हम एन से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो कोई अननोन नंबर आएगा हमारा आंसर। तो ये हमारा पहला फॉर्मूला है। अगर आपको कभी बोलते हैं कि इस बास्केट में जैसे बी यूज किया मैंने एग्जांपल है, बी ऑरेंजेस है, ठीक है, तो इस बास्केट में अगर बी ऑरेंजेस हैं तो एक ऑरेंज मतलब कि जैसे एक कैरेट है बहुत सारी बास्केट्स का, ये ऐसी कितनी बास्केट्स हैं हमको भी नहीं पता है, ये एक कैरेट है, ठीक है, इसके अंदर ऑरेंजेस की बहुत सारी ब्रांचेस हैं। तो हम क्या बोलेंगे कि अब हमको क्वेश्चन बोलते हैं कि जितनी भी बास्केट्स हैं एक बास्केट में कितना ऑरेंजेस है, तो हम क्या बोलेंगे एक बास्केट में ओ ऑरेंजेस है। ऑरेंज मतलब इनडेफिनेट ऑरेंज है, तो इनपे 3 बास्केट में कितना होगा? 3 बास्केट में 3 होगा। 3O क्यों लिखा अब हमने? ये 3O नहीं लग रहा होगा, 3O। अब आप सोचेंगे कि 3 इंटू O करेंगे, 3O क्यों लिख दिया हमने? तो जब भी हम मल्टीप्लाई करते हैं किसी नंबर को वेरिएबल से तो बीच में जो ये मल्टीप्लाई होता है ना, इसको हटा देते हैं। 2n हो गया। अब फॉर्मूला क्या बन गया? 2n। किसी भी अननोन
ये 3 बॉक्सेस हैं, एक बास्केट में ओ ऑरेंजेस हैं, तो 3 बास्केट में 3 ओ ऑरेंजेस है, 3 ओ ऑरेंजेस है, मतलब कि 3 इंटू ओ। अगर एक बास्केट में ओ की वैल्यू दे देते हैं, ओ इक्वल टू 10, एक बास्केट में 10 है तो 3 इंटू 10 कर देंगे तो 30 ऑरेंजेस। एक बास्केट में 20 ऑरेंजेस हैं, 3 इंटू 20 कर देंगे तो 60 ऑरेंजेस। तो ये इसकी वैल्यू हमको फिक्स नहीं है, तो एक ये फॉर्मूला बन गया 3 हमारा 3O, यानी कि हमको ऑरेंजेस की वैल्यू नहीं पता है। वैसे तो बोलेंगे 2n का फॉर्मूला, हमने 2n के फॉर्मूले से 3O का फॉर्मूला बनाया। सो वेरिएबल तो आपको क्लियर हो गया होगा। अब अलजेब्रा चैप्टर में इसका क्या यूज है? अलजेब्रा चैप्टर में कुछ आपको प्रॉपर्टीज दी हुई हैं, उसके हिसाब से आपको आगे बढ़ना है। ये प्रॉपर्टीज जो है वेरिएबल के यूज में आती हैं, कॉमन रूल्स हैं। वेरिएबल का अगर यूज करें तो उसके कॉमन रूल्स होते हैं, यूज ऑफ वेरिएबल इन कॉमन रूल्स। तो ज्योमेट्री के लिए रूल दिया है पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, जैसे है आपकी बुक में ये दिया है, यूज ऑफ वेरिएबल इन कॉमन रूल्स, इन कॉमन रूल्स, ये आपका पार्ट दिया। इसमें पहला यूज ऑफ वेरिएबल इन ज्योमेट्री है। वेरिएबल का हम ज्योमेट्री में यूज करेंगे सबसे पहले। सो यूज ऑफ वेरिएबल, जैसे पेरीमीटर हमने पिछले मैथमेटिक्स चैप्टर में समझा था, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है, 4 इंटू साइड। ये हमको एक स्क्वायर बॉक्स दिया है, इसकी साइड हमको नहीं पता, इसकी साइड को हम ले लेते हैं L। लेट द साइड ऑफ स्क्वायर बी L। L इसकी एक साइड है। हमारा पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या है? पेरीमीटर का फॉर्मूला आता है ऑफ स्क्वायर, आता हमने 4 इंटू साइड। हमारी साइड की वैल्यू हमको L दी गई, मतलब यहाँ पे भी L, यहाँ पे भी L, यहाँ पे भी L। 4 इंटू साइड यानी कि 4 इंटू L। और हमने क्या पढ़ा था, जब भी हम किसी नंबर को किसी वेरिएबल से मल्टीप्लिकेशन में लाते हैं तो मल्टीप्लाई का साइन हो जाता है, यानी कि 4L। तो ज्योमेट्री में अगर आपको बोले कि ये स्क्वायर है, इसकी साइड L है, तो इसका पेरीमीटर क्या होगा? पेरीमीटर होगा 4L। पेरीमीटर अगर आप L की वैल्यू अगर हमको कुछ देंगे तभी हम कुछ कर पाएंगे, वरना L रहेगी। अब हमको पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल बोलते हैं। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला बन गया। अब स्क्वायर का तो हमने पढ़ लिया यहाँ पे, अब हम इसका पढ़ते हैं रेक्टेंगल का। अब रेक्टेंगल दिया है, इसकी लेंथ जो है वो L है, इसकी ब्रेथ जो है वो B है। रेक्टेंगुलर का फॉर्मूला क्या होता है? पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू 2 इंटू L प्लस B। ये हमारा फॉर्मूला है। हमारे पास L और B दिया हुआ है, हमको इसकी वैल्यू भी नहीं पता है, ये L और B हमारे पास है। तो वेरिएबल के हिसाब से इसका इक्वेशन क्या बनेगा? पेरीमीटर इक्वल टू 2L प्लस 2B। हम ये भी कह सकते हैं कि पहले 2 को L से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 2 को B से मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आएंगे दोनों के उनको ऐड करेंगे। तो हम ऐसा कर रहे हैं, P इक्वल टू 2L प्लस 2B। इनका बीच में कुछ है नहीं साइन, मतलब मल्टीप्लिकेशन है। तो ये 2L, पहले हमने 2 को L से मल्टीप्लाई किया, फिर हमने 2 को B से मल्टीप्लाई किया, जो आंसर आया उसका ऐड करके पेरीमीटर आ जाएगा। सो ये हमारा यूज ऑफ वेरिएबल इन कॉमन रूल्स विद ज्योमेट्री का रेक्टेंगल का ये फॉर्मूला दिया है रेक्टेंगल का, इसको आप नोट कीजिए। तो ज्योमेट्री के लिए तो ये 2 रूल्स दिए हैं, पेरीमीटर स्क्वायर का और रेक्टेंगल का। अब अर्थमेटिक पे आते हैं। अर्थमेटिक में यहाँ पे 3 प्रॉपर्टीज दी हैं। कम्यूटेटिव of addition of 2 numbers, commutativity of multiplication of 2 numbers, and
डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ नंबर। सो कम्यूटेटिविटी ऑफ एडिशन ऑफ टू नंबर्स, इसका मतलब ये आपने ज्योमेट्री का तो हमने पढ़ लिया कॉमन रूल। अब अर्थमेटिक करते हैं। रूल्स ऑफ अर्थमेटिक। इसके सबसे पहला रूल है कम्यूटेटिविटी ऑफ एडिशन नंबर। तो जैसे हमको ये नंबर दिया है 3 + 4 है या 4 + 3, बात वही होगी। 10 + 7 है कि 7 + 10 है, कैसे भी ऐड करो आंसर 17 आना है, इसका भी आंसर 7 आना है। 6 + 10 है कि 10 + 6 है, बात वही है। 5 + 2 है कि 2 + 5 है, बात वही है। 9 + 8 कि 8 + 9, बात वही आएगी। कैसे भी प्लस कर लो, इसको ऐसे कर लो कि इसको ऐसे कर लो, बात वही आनी है। 5 को 6 से प्लस कर लो कि 6 को 5 से प्लस कर लो, आंसर जो है वो वही आना है 11। 3 को 4 से प्लस करो कि 4 को +3 करो, 7 ही आना है। इसका आंसर 8 ही आना है, नहीं 7 आना है। 10 इसका 17 आना है, किसी भी तरीके से प्लस करो, इसका 16 आना है, इसका 11 आना है और इसका 17 आना है। तो हमने किसी भी तरीके से 3 + 4 किया कि 4 + 3 किया, बात हो जाए। तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहलाती है, कम्यूटेटिव ऑफ एडिशन नंबर्स। कैसे भी प्लस करो आंसर कोई आने वाला है। सो ये आप नोट कर लीजिए एग्जांपल्स, इसके एक ही एग्जांपल नोट कीजिए। अब कम्यूटेटिव, इसको ऐसे भी कह सकते हैं, वेरिएबल के अगर यूज करें तो बोलेंगे a + b करें कि b + a करें, आंसर वही आने वाला है। जब वेरिएबल की वैल्यू दी होगी, a की वैल्यू 5 दी है और b की वैल्यू 2 है, यहाँ पे b की वैल्यू 2 है, यहाँ पे 7 है, बात वही आएगी, आंसर 7 ही आना है। यहाँ पर आंसर हमारा 7 ही आना है। a + b करें कि b + a करें, तो हमारा फॉर्मूला क्या बना, कम्यूटेटिव, ये हमारा पहला रूल है, कम्यूटेटिव ऑफ एडिशन नंबर्स b + a + b या b + a, ये फॉर्मूला आप नोट करेंगे। इसके बाद हमारा कम्यूटेटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू नंबर्स। अब मल्टीप्लिकेशन का, ये एडिशन का हुआ हमारा रूल। अब हम मल्टीप्लिकेशन का पढ़ते हैं। इसका रूल तो पढ़ लिया, a + b कि b + a, आंसर वही है। इसमें जैसे क्वेश्चन है 4 × 3 करो तो 12 आता है, 3 × 4 करो तो भी 12 आता है, 12 × 2 करो तो 24 आता है और 2 × 12 करो तो भी हमारा 24 आता है। इसमें भी वैसा ही हो रहा है, हम 4 को पहले रखें कि 3 को पहले रखें, आंसर तो हमारा पहले आ रहा है। 12 को पहले 2 को रखें कि 2 को पहले 12 से रखें, आंसर तो 24 आ रहा है। तो ये कम्यूटेटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू नंबर्स, यानी कि दो नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, आंसर वही आ रहा है। अब हम 7 को 6 से करेंगे और 7 को 5 से करेंगे तो आंसर अलग आया, पर यहीं पे हम 6 को 7 से करेंगे तो आंसर वही आएगा, जो 42 आएगा यहाँ पे भी 42 आएगा। तो ये दूसरी प्रॉपर्टी हुई कि a × b कि b × a, आंसर हमारा वही आना है। ये आप नोट कर लीजिए, इसकी सेकंड प्रॉपर्टी अर्थमेटिक यूज में। अब डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ नंबर्स। अब रूल्स ऑफ अर्थमेटिक का ये लास्ट रूल है, ये आपने फॉर्मूला नोट कर लिया होगा, a × b कि b × a, बात वही आएगी। हमारा तीसरा एक है डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ नंबर्स। आपको नंबर दिया है 7 3 8, आप इसको सॉल्व कैसे करेंगे। 7 3 8 है हमारे को यहाँ, हाँ हमको क्वेश्चन यहाँ पे 7 × 35, नहीं 7 38 बोला है, 7 ×
38 बोला है। अब इसको डिस्ट्रीब्यूटिविटी करेंगे। हमने उस चैप्टर में सेकंड चैप्टर में पढ़ा था होल नंबर वाले चैप्टर में प्रॉपर्टी को यूज करना है। इस प्रॉपर्टी को ऐसा पढ़ा नहीं, यही प्रॉपर्टी आएगी। इस प्रॉपर्टी के हिसाब से आज 7 को 30 + 8 से मल्टीप्लाई करें तो भी 256 आना है। आज 7 को 30 से मल्टीप्लाई करें फिर 7 को 8 से मल्टीप्लाई करें तो भी आंसर वही आना है। ठीक है, एक और मेथड रखें। वैसे तो इजी यही कट होंगे और ऐसे रखें कि हम ऐसे करें, हम 7 × 8 करेंगे फिर 7 × 30 करें, प्लस करेंगे दोनों को तो भी बात नहीं आनी। इस मेथड से चलें कि इस मेथड से चलें, तीनों ही एक ही आंसर आने वाले हैं और वो आंसर हमारा 266 ही आना है। सॉरी मार्क ऑफ पॉपुलेशन होंगे, सॉरी। तो 266 ही आंसर आना है। फिर इस मेथड से चलें, इस मेथड से चले 7 × 30 + 7 × 8 कि 7 × 8 + 7 × 30, या फिर सीधा सा 7 × 30 + 8 या 7 × 38, किसी मेथड से चले चारों ही सही है, 266 से आंसर लाएंगे। तो ये नोट कर लीजिए डिस्ट्रीब्यूटिव का। इसका क्या बनेगा, a × b + c, a × b + a × c, ये फॉर्मूला इसका बनेगा, ये आप नोट कर लीजिए। तो हमने यहाँ पे रूल्स पढ़ लिए हैं यूज ऑफ वेरिएबल के इन कॉमन रूल्स में। ये कुछ कॉमन रूल्स हैं जिनसे आप आगे बढ़ेंगे। वेरिएबल हमने समझ लिए, ब्रांचेस हमने समझ लिए, अब आगे बढ़ते हैं। अब हमारा इक्वेशन फॉर्म कैसे होती है, एक्सप्रेशन। आप इसको नोट कर लीजिए, जल्दी नोट कर लीजिए, इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट आने वाला है हमारा। अच्छा चलो एक एग्जांपल कराती हूँ, बहुत आसान सा एग्जांपल है, इसको आप हटा लेते हैं, इससे आपको आगे समझने में आ जाएगा। एग्जांपल से इस वाले राजू और बल्लू दो भाई हैं, ठीक है। राजू जो है वो बल्लू से छोटा है। बल्लू की एज = x। बल्लू की एज हमको पता नहीं है, जो वेरिएबल होता है अननोन क्वांटिटी, अननोन नंबर होते हैं, यानी कि x। बल्लू की एज पता नहीं क्या है, पर राजू जो है वो बल्लू से 4 साल छोटा है, 4 साल छोटा है। 4 - 4 साल छोटा है, यानी कि बल्लू की एज अगर x है तो अगर हम जैसे बल्लू अगर 10 इयर्स का होगा, अगर 10 में से 4 माइनस कर देंगे तो यानी कि राजू 6 साल का। अगर बल्लू 15 साल का होगा और उसमें से 4 साल माइनस कर देंगे तो 11 साल का राजू हो जाएगा। अगर बल्लू 30 साल का होगा, उसमें से अगर हम 4 माइनस कर देंगे तो 26 साल का राजू होगा। पर हमको वैल्यू नहीं पता, मतलब कि कोई भी उसका एज हो उसमें से अगर हम 4 साल माइनस कर दें तो हमको राजू की एज मिल जाएगी, है ना। तो हमारा ये इक्वेशन क्या बनेगी, राजू की एज = x - 4। ये हमारा इस एज पता चलेगा। राजू की एज क्या होगी, x - 4। x क्या है, बल्लू की एज है, मतलब बल्लू की जो भी एज है उसमें से हमने 4 माइनस किया तो हमको राजू की एज मिल गई। ये एग्जाम्पल अच्छा है आपको आगे समझने के लिए। अब एक्सप्रेशंस इन विद वेरिएबल्स। अब वेरिएबल को यूज करके साथ साथ हम एक्सप्रेशन भी यूज करें। हमने जैसे पढ़ा कि 5y, हमने तब तक देखा था 5y का मतलब होता है 5 × y, 5 × y, ये मतलब होता है। पर अब हमको बोलते हैं 5 + 5, 5 + y होगा, तो क्या बोलेंगे, 5 added to y, ये बोलेंगे हम। डिवाइड होगा तो क्या बोलेंगे, 5 - y है जैसे, तो क्या बोलेंगे 5 subtracted from y, ये बोलेंगे ना। तो यहाँ पे मैंने नंबर को पहले लिख दिया y, यहाँ पे 5y लिखते हैं। अब हमारा जैसे यहाँ पर एक्सप्रेशन दिया है y + 5, y + 5 करते हैं। y + 5 का क्या मतलब है, 5 added to 5, y + y -
7 यानी कि y सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 7 y अपॉन 3 यानी कि y डिवाइडेड टू 3 यही बोलेंगे y डिवाइडेड बाय 3 ये बोलेंगे। हमने तो अभी तक मल्टीप्लिकेशन का समझा, ये एडिशन का, ये सब्ट्रैक्शन का, ये डिवीजन का, चारों हमने समझे थे। अब इसमें हमको बोल रहा है -5q, इसको हम क्या बोलेंगे? -5q क्या मतलब है? इसका मतलब है -5 मल्टीप्लाइड बाय q मल्टीप्लाइड बाय -5। जो बाद की वैल्यू है वो इससे मल्टीप्लाइड होगी, यानी कि q मल्टीप्लाइड बाय -5। q जो है वो -5 से मल्टीप्लाइड हो गया, ये होगी इक्वेशन। हमको देते हैं y अपॉन -3, इसका मतलब क्या है? y डिवाइडेड बाय -3, ये लिखेंगे हम। एक्सप्रेशन क्या लिखेंगे? y डिवाइडेड बाय -3, ये इक्वेशन होगी, है ना। ठीक है, तो ये इक्वेशन हमारी बनेगी। अब हम एक्सप्रेशन लिखेंगे और उसका जो इक्वेशन बनेगी वो देखेंगे। जैसे कि 12 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम z, इसका क्या मतलब है? 12 सब्ट्रैक्टेड by z, 12 subtracted by from z, by z from z, यानी कि z माइनस 12 लिखेंगे। z में से हमारा 12 चला गया, 12 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम z, फ्रॉम की बाद वाली वैल्यू यहाँ पर आएगी। z में से 12 चले गए, ये एक्सप्रेशन बनेगा। आपको बोलते हैं 25 एडेड टू r, मतलब कि 25 एडेड टू r, इसका मतलब क्या होगा? r प्लस 25, r को 25 जो थे वो r में जोड़ दिए गए, ये एक्सप्रेशन बनेगा। देख लीजिए बस, सही है, ये हमारा एक्सप्रेशन बन गया। अब इन एक्सप्रेशंस को प्रैक्टिकली यूज करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यूजिंग एक्सप्रेशंस प्रैक्टिकली। आपको हम सिचुएशन बताएंगे, वेरिएबल है, अब इसको स्टेटमेंट को एक्सप्रेशन को यूज करके लाना है। स्टेटमेंट है, सिचुएशन है, सरिता हैज 10 more marbles than अमीना। ये अब हम एक्सप्रेशन, सिंपल एक्सप्रेशन मिले, अब इनको प्रैक्टिकली कैसे यूज करेंगे वो हम समझते हैं। ठीक है, हमारा क्वेश्चन है कि जो सरिता है उसके पास अमीना से 10 मोर मार्बल्स है। सरिता हैव 10 मोर मार्बल्स देन अमीना। ये स्टेटमेंट है, वेरिएबल कहाँ पे? अमीना के पास के मार्बल्स। अमीना के पास मार्बल कितने हमको नहीं पता, अमीना के मार्बल हमारे पास क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पे हमारा क्वेश्चन मार्क है। सरिता के पास कितने? 10 वो मार्बल्स, जितने अमीना के पास है उतने ही सरिता के पास उससे 10 ज्यादा है। सरिता's marbles 10 plus x plus 10, x plus 10 हुई है। मैंने आपको बोला था मैं n और x की वैल्यू ज़्यादा यूज़ करूँगी, x में ज़्यादा यूज़ करती हूँ सबसे। x और 10, सरिता के पास कितने मेंबर हो गए? x plus 10, ये एक्सप्रेशन बनेगा ना, क्योंकि अमीना के पास कितने हमको नहीं पता, वेरिएबल हो गया। वेरिएबल हमने ले लिया, x को ले लिया जैसे, तो हमारे पास अमीना के पास सरिता के पास कितने?
x plus 10। अगली सिचुएशन लेते हैं। बल्लू इज 3 years यंगर देन राजू। राजू की एज नहीं पता हमको, तो हम क्या लिखेंगे, लेट राजूस एज बी एक्स। एक्स हमने इसकी एज ले ली। बल्लू की एज कितनी है, 3 साल छोटा है राजू से। बल्लूस एज, बल्लू की एज कितनी बनेगी, x माइनस 3। हमने उस वो बल्लू और राजू वाले ब्रदर्स जो थे, राजू और जो बबलू थे, उन ब्रदर्स के बारे में पढ़ा था। तो हमने ये रखा था कि अगर बल्लू की एज 15 है तो राजू की 4 साल छोटी। वैसे ही यहाँ पे राजू की एज x है, बल्लू की जो एज है वो 3 साल बस कम है राजू की से। अगर राजू की एज 15 होगी तो उसकी कितनी हो जाएगी, उसकी 12 हो जाएगी। अगर बल्लू की एज, अगर राजू की एज 10 होगी तो उसकी 7 होगी राजू बल्लू की। तो इक्वेशन क्या बनी, एक्सप्रेशन क्या बना, x माइनस 3। इक्वेशन भी बोल सकते हैं इसको। अगली सिचुएशन लास्ट ले लेते हैं। हाउ ओल्ड विल सुजन बी 5 years फ्रॉम नाउ। अब हमको सुजन की प्रेजेंट एज तो पता नहीं है ना, हमको सुजन की एज पता नहीं है, बस हमको ये बोला है कि उसकी एज क्या होगी 5 years बाद में, यानी कि जो 5 साल बाद उसकी एज क्या हो जाएगी। तो हम सबसे पहले तो सुजन की एज ले लेते हैं y या x। लेट, ये लेट लिखना बहुत जरूरी है, हमको पता नहीं है क्योंकि लेट सुजन्स एज बी वाई ले लेते हैं उसकी एज, ठीक है। उसकी एज 5 साल बाद, हर एज आफ्टर 5 years, क्योंकि y प्लस 5, यानी कि अभी उसकी एज 5 y है, जब वो 5 साल बड़ी हो जाएगी तो उसके 5 साल और जोड़ देंगे तो y प्लस 5, ये एक्सप्रेशन बनेगा। तो हमने प्रैक्टिकली इनको यूज किया। अब हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। टेक सरिता's present age to be y years. Grandmother is 2 years younger than grandfather. What is grandfather's age? What is grandmother's age? और यहाँ पे हमको बोला है कि सरिता's grandfather is 6 times her age, यानी कि सरिता की एज हमारे पास क्या है y। इस एग्जांपल के अलावा हम एक नया एग्जांपल करें, थोड़ा सा टिपिकल है। इसमें हमको सरिता की एज y दी है, उसकी ग्रैंडफादर की पूछी है, उसकी ग्रैंडमदर की पूछी है। ग्रैंडफादर की एज क्या है 6 टाइम्स उसकी एज से, उसकी एज कितनी y, 6 टाइम मतलब कि 6 साल ज्यादा, 6 y की एज है। ग्रैंडफादर की उसकी एज हो गई 6y। उसकी ग्रैंडमदर की कितनी है, उसकी ग्रैंडमदर उसके ग्रैंडफादर से 2 साल छोटी है, यानी कि 6y माइनस 2। ग्रैंडमदर की किसी भी डिफिकल्ट बनी। सरिता की क्या एज है, सरिता सेज लेट, ये लिखना बहुत जरूरी है। लेट सरिता's एज बी y। तो उसकी y एज है, ग्रैंडफादर उससे 6 टाइम्स ज्यादा, यानी कि 6y है। उसकी ग्रैंडमदर उसके ग्रैंडफादर से 2 साल छोटी, यानी कि 6y माइनस 2। ये ट्रैफिकल इक्वेशन बन गई, ठीक है। अब एक क्वेश्चन है, मीना, बीना एंड लीना आर क्लाइंबिंग द स्टेप्स टू द हिल टॉप। मीना इज एट स्टेप S, Bina is 8 steps ahead and Leena is 7 steps behind. Where are Bina and Leena? The total number of the steps to the hilltop is 10 less than 4 times what Meena has reached. Express the total number of steps using S. थोड़ा सा डिफिकल्ट है, हमको मीना की जो स्टेप्स हैं हमको नहीं पता है, और मैंने हमको तीनों के स्टेप्स नहीं पता है हमको यहाँ पे। तो हमको यहाँ पे मीना की स्टेप्स दिए हैं S। लेट स्टेप्स ऑफ मीना बी
बीना 8 स्टेप्स आगे, बीना स्टेप्स विल बी 8 स्टेप्स आगे यानी कि 7 प्लस 8, जहाँ पे भी मीना होगी उससे 8 स्टेप आगे तो मीना है, तो 7s प्लस 8 हो गया। और जो लीना है वो 7 स्टेप्स बिहाइंड है, यानी कि मीना जहाँ पर है उससे 7 स्टेप बिहाइंड, तो लीना स्टेप्स विल बी s माइनस 7। जो भी मीना के स्टेप्स है उनमें से बस लीना 7 कदम पीछे है, तो s माइनस 7 हो गया। अब यहाँ पे तो हमने पहुंचा है। अब हमको बोले वेयर आर बीना एंड मीना, ये हमको पूछा है, तो क्या बोलेंगे, बीना इज ऑन s प्लस 8 स्टेप्स एंड लीना इज ऑन s माइनस 7 स्टेप्स। अब अगला क्वेश्चन है, the total number of steps to the hilltop is 10 less than 4 times what मीना have reached, यानी कि 10 कम 4 टाइम्स जो मीना रीच की है। मीना कहाँ पे पहुंची है, एस पे, और हमको बोल रहा है कि हिल टॉप जो है वो 10 लेस 4 टाइम्स व्हाट मीना हैज रीच्ड। मीना कहाँ पहुंची है, एस, उसका 4 टाइम्स हमारा हो जाएगा 4s, 10 लेस उसमें से 4s माइनस 10, इतना हिल टॉप है। टोटल नंबर जो स्टेप्स है हिल टॉप पे वो 4s माइनस 10 है, जहां पर मीना पहुंची है। एक्सप्रेस द टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स यूजिंग इस, हमने पता कर लिए 4s माइनस 10, जहां पे भी मीना होगी उसका 4 टाइम्स, यानी कि जैसे s की वैल्यू हम ले लेते हैं 10 स्टेप्स पे, वो 4 टाइम्स 10 का 40 में से 10 गए 30, यानी कि 30 स्टेप्स का पूरा हिल टॉप है। और 30 स्टेप्स का पूरा हिल टॉप है जैसे, तो कहाँ पर है मीना, 7 प्लस s प्लस 8, 10 में और जोड़ दे 18 पे, 30 में से 18 स्टेप्स पे मीना है। लीना कहाँ पर है, s माइनस 7, 10 में 7 यानी कि 3 पे। लीना अभी तक 3 स्टेप पे है, बीना जो है वो अभी भी कहाँ पर पहुंची है, वो पहुंची 18 पे, और जो मीना है उसको मान रहे कि वो 10 स्टेप पे, और पूरा हिल टॉप कितने का है, 30 स्टेप्स का। ये हमने किया। इसमें हम आपको किसी की वैल्यू नहीं दी है, s की वैल्यू नहीं दी है, तो हम बस एक्सप्रेशन इतना ही छोड़ देंगे 4s माइनस 10, टोटल स्टेप्स टू द हिल टॉप इज 4s माइनस 10, ये इक्वेशन हमारी थी बस। अब क्वेश्चन अगला है, a bus travels at v kilometer per hour, it is going from Daspur to Bispur, after the bus has traveled 5 hours, Bispur is still 25 kilometer away। आगे बोले what is the distance from Daspur to Bispur, express it using v। तो हम इसका आंसर क्या लेंगे, इसको आसानी से सॉल्व करेंगे बिल्कुल, क्योंकि ये सवाल थोड़ा सा टफ है। v किलोमीटर, ये आपने समझ लिया, ये मीना बीना और लीना का है ना। अब हम ले लेते हैं अगला क्वेश्चन ई पार्ट का। बस जो है वो 20 किलोमीटर चल चुकी है और वो दसपुर से बीसपुर जा रही है। बस 5 घंटे ट्रैवल कर चुकी है और अभी भी बीसपुर 20 किलोमीटर दूर है, तो डिस्टेंस क्या है दसपुर से बीसपुर का, यूजिंग वी एक्सप्रेस करना है। तो बस को कितना ट्रैवल करना है, नहीं बस ने 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रैवल करी है। किस स्पीड से करी है, 20 किलोमीटर पर आवर स्पीड से चल रही है। बस 5 घंटे ट्रैवल कर चुकी है ना, डिस्टेंस 5 घंटे का ट्रैवल कर चुकी है वो। अब बोले बीसपुर अभी भी 20 किलोमीटर अवे है, तो डिस्टेंस क्या है 10 पर 20
होगा। जब हम डिस्टेंस निकालते हैं, हमने फिफ्थ क्लास में पढ़ा था कि डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड अपॉन टाइम। ये हमारा फॉर्मूला था। स्पीड कितनी, v किलोमीटर पर आवर की स्पीड है। टाइम कितना है, यूज हो गया 5 घंटे, 5 आवर्स, ठीक है। तो इसके हिसाब से 5v लिख सकते हैं हम कि 5v चल चुकी है बस। बस ने 5v ट्रेवल कर लिया है, इतना डिस्टेंस वो ट्रेवल कर चुकी है। अब 20 पर अभी भी 20 किलोमीटर दूर है, यानी कि v की स्पीड से 5 घंटे ट्रैवल हो चुके हैं। 1 किलोमीटर में v यार्ड्स है ना, तो 5 घंटे है यहाँ पे, तो हमारे पास 20 किलोमीटर 5v हो गया हमारा। अब 20 पर अभी भी दूर है 20 किलोमीटर बस। अगर हम ऐसी स्पीड से चले तो 20 को कर सकते हैं 5v माइनस 20, ये क्वेश्चन हमारी बन जाएगी। चेक करते हैं आंसर सही है कि नहीं। प्लस हो गई यहाँ पे। अब हमने 20 किलोमीटर की स्पीड से 5 घंटे ट्रैवल कर लिया, 20 किलोमीटर अभी बाकी है, तो हम ये क्वेश्चन बनेगी 5v प्लस 20 किलोमीटर डिस्टेंस है। अगर हमने 2 किलोमीटर चल लिया तो हमने मतलब कि 10 घंटे ट्रैवल कर लिए, 10 घंटे ट्रैवल कर लिए, 20 और जोड़ देंगे, 10 जोड़ देंगे 20 में 30 किलोमीटर, 30 किलोमीटर का बन जाएगा। जितना भी बनेगा वो v को यूज करेंगे तभी हमको पता चलेगा। अब अगला क्वेश्चन है, अब एक और अलग एग्जांपल लेते हैं। ट्रायल एंड एरर मेथड है, इसमें आपको इक्वेशन दी है, वैल्यू दी है वेरिएबल की, आपको पता करना है कि वो सही है कि नहीं। हमको इक्वेशन दी है x प्लस 10 इक्वल टू 30, ये हमने सॉल्व कर लिया, यहाँ पे हमारा खत्म हो चुका है ये। अब हमारा एक नया क्वेश्चन एग्जांपल दे रही हूँ आपको, हमको बताना है कि जो हमने ट्रायल और एरर मेथड से कि जो सॉल्यूशन है वो सही आएगा कि नहीं। हमको बोले x प्लस 10 इक्वल टू 30 है ना, ये इक्वेशन दिया, हमको x की वैल्यू दे दी है, x की जो वैल्यू है वो 10 है, 10 को 10 से प्लस करें तो 30 बोल रहा है, तो यहाँ पे 10 प्लस 10 कर देंगे 30, 9 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमारा 20 अनइक्वल टू 30 हो जाएगा। इस मेथड से हम सॉल्व करेंगे। एक एग्जांपल हमने ले लिया, ये आपको समझ में आ ही होगा। x की वैल्यू 10 दी है, हमको x की वैल्यू 10 दी है, हमको बोला है कि x प्लस 10 करेंगे तो 30 आता है आंसर। हमने 10 को 10 से प्लस किया तो 30 नहीं आया, हमारा 20 आंसर है, तो नो कर देंगे। एक लेते हैं x प्लस 10 इक्वल टू 30 और x की वैल्यू 20 है। दूसरी क्वेश्चन लेते हैं कि x प्लस 10, ये इक्वेशन है, हमको बस x की वैल्यू जो है वो 20 दी है, तो क्या होगा 20 होगी, 20 प्लस 10 इक्वल टू 30, यस 30 इक्वल टू 30। हमको तो ये बोला है ना कि हम x को 10 से प्लस करेंगे, कोई x नंबर है एक, उसको हम 10 से प्लस करेंगे 30 आएगा, हमने 20 को 10 से प्लस किया तो हमारा 30 आ गया, तो ये हमारा इक्वल बन गया। दूसरी हमने सॉल्व कर ली, तो ये हमारा सॉल्व हो गया। अब हमको सॉल्यूशन निकालना है, क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकालना है। इक्वेशन है m प्लस 10 इक्वल टू 16, हम m की वैल्यू क्या रखें कि 16 आ जाए हमारा। तो ये मैं आपको एक ही एग्जांपल करवाऊंगी इसमें, क्योंकि हमने 2 एग्जांपल करे, अब वाला एग्जांपल करेंगे तो 3 एग्जांपल हो जाएंगे।
हमको एक क्वेश्चन दी है m प्लस 10 इक्वल टू 16, यानी कि 10 में से क्या जोड़ें कि हमको 16 आ जाए। एक से शुरू करते हैं, 1 जोड़ के देखिए, n की वैल्यू 1 रखेंगे, 1 प्लस 10 करेंगे तो 16 जोड़ने आएगा, हमारा आंसर 11 आएगा। तो 1 को हटा देते हैं, 2 को लेते हैं, 2 प्लस 10 करेंगे तो 12 आ जाएगा, वो भी गलत हो जाएगा। 3 ले लें, 3 को 10 से करेंगे 13 आ जाएगा, वो भी गलत हो जाएगा। 4 को लेते हैं, 4 को 10 से किया तो 14 आ जाएगा, वो भी गलत हो जाएगा हमारा। अब हम 6 को लेके देखें, 6 को हमने 10 से प्लस किया तो 16 आया, मतलब n की वैल्यू हम अगर 6 रखेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। हम अगर 5 रखेंगे तो 15 आएगा, ऐसा ही होगा ना, हमको एक फिक्स वैल्यू रखनी पड़ेगी। मतलब अब एक और करा दीजिए, 5t इक्वल टू 35, 5t इक्वल टू 35, एक और सॉल्व करते हैं। 5t इक्वल टू 35, ये है क्वेश्चन। अब हमको बोला t की वैल्यू क्या रखे और 5 किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 30 आ जाएगा। 5 को कर देते हैं, 5 को 5 से मल्टीप्लाई करते हमारा 25 आता है, 35 पर ना, तो 5 गलत। 6 को लेते हैं, 5 इंटू 6 किया तो 30 आ जाएगा। 5 कम भी पढ़ रहे हैं, 7 ले, 5 प्लस 5 इंटू 7, सॉरी 5 इंटू 7 इक्वल टू 35 हो गया। यानी कि अगर हम 5t की जो ये वैल्यू है, इसकी अगर हम 7 रखें तो हमारा 35 आ जाएगा। ये इक्वेशन मेथड से सॉल्व होगी। अब हमारी इस बुक में एनसीईआरटी आपको रिडल्स दी हुई है, मैं आपको इसमें से 2 रिडल्स करवाऊंगी और आप बाकी की खुद करने का ट्राई कीजिएगा। अगर आपको नहीं है तो कमेंट सेक्शन में कहिएगा, मैं अगले वीडियो में आपको 2 रिडल बाकी की करवा दूंगी। मैं एक लास्ट वाली करवा रही हूँ। सबसे पहले, टेल मी हु आई एम, आई शैल गिव अ प्रिटी क्लू, यू विल गेट मी बैक इफ यू टेक मी आउट ऑफ 22। अगर आप मुझे 22 से निकाल दोगे तो मैं आपको मिल जाऊंगा। x माइनस 22 करना होगा हमको, 22 माइनस करना होगा हमको, तो हमारा आंसर आ जाएगा। टेल मी हु आई एम, 22 में से x माइनस करना है, अब x तो जाएगा तो प्लस होगा ना, प्लस यहाँ पे जाएगा। फिर अगर हम राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड भेजेंगे तो हमारा प्लस नहीं होगा क्या, होगा, क्यों नहीं होगा। अब x की वैल्यू क्या रखे कि हमारा आंसर आ जाए। अगर आप मुझे 22 में से निकालेंगे तो मैं आपको मिल जाऊंगा। ये वाला तो मैंने आपको करवा दिया, एक और करवा दिया, वो मैं आपको लिख के करवाऊंगी। ये तो मैंने आपको ऐसे ही बोल के वर्बली करवा दिया। थर्ड वाला करते हैं, आई एम अ स्पेशल नंबर, टेक अवे फ्रॉम योर 6 a whole cricketing you will still be able to fix। इस इक्वेशन के हिसाब से हमको एक स्पेशल नंबर बोला है कि मैं एक स्पेशल नंबर हूँ, मुझे अगर आप 6 में से निकालोगे तो मैं आपको मिल जाऊंगा। हमको बोला है कि क्वेश्चन मार्क -6, तो पूरी क्रिकेट की टीम, यानी कि क्रिकेट टीम में कितने मेंबर्स प्लेयर्स होते हैं, 11 होते हैं, ये हमारी बनती है। अब 6 को उधर लेकर जाएंगे तो ऐड हो जाएगा ना, 11 प्लस 6 कर देंगे 17, हमारा आंसर यही है। 17 को अगर हम 17 में से अगर 6 माइनस हो जाते 11, यानी कि होल क्रिकेट टीम आ जाएगी। स्पेशल नंबर, आई एम अ स्पेशल नंबर, टेक अवे फ्रॉम योर 6 a whole cricket team, you will still be able to fix। यानी कि मेरे को अगर तुम 6 में से निकाल लोगे तो पूरी वोल क्रिकेट टीम, यानी कि जितने भी क्रिकेट टीम में प्लेयर आते हैं वो बन जाएगा, 11 बन जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड, ये हमारा राइट हैंड साइड है, ये लेफ्ट हैंड साइड अगर हम राइट हैंड है तो हमारा माइनस हो गया होगा, प्लस हो गया, इंटीजर में पढ़ा था
तो हमारे ये प्लस हो गया 11 प्लस 6 17। अगर यहाँ पर हम क्वेश्चन मार्क की जगह 17 रखेंगे तो हमारा आंसर 11 आ जाएगा। ठीक है, अब अगला बोले गो राउंड द स्क्वायर काउंटिंग एवरी कॉर्नर थ्राइस एंड नो मत एट द काउंट टू मी टू गेट एग्जैक्टली 34। एक स्क्वायर है राउंड, एक स्क्वायर के राउंड में जाओ, एक एक कॉर्नर को घूमो 3 बार और उससे ज्यादा नहीं, मुझे काउंट करो 34 पाने के लिए। ये क्वेश्चन तो मैं लोगे थर्ड वाली। अब हम फर्स्ट वाली कर रहे हैं, है ना। तो हमारी फर्स्ट वाली क्वेश्चन है कि स्क्वायर है, उसके हर एक कॉर्नर पे जाओ। कितने कॉर्नर होते हैं? 4 कॉर्नर होते हैं, 3 बार, यानी कि ये 2 कॉर्नर हैं, यहाँ से पहले शुरू करो 1 बार, दूसरी बार शुरू करो दूसरी बार, और तीसरी बार शुरू करो 3 बार। 3 बार चक्कर लगाओ हमारे स्क्वायर के चारों कोनों के, और इससे ज्यादा नहीं। अब 34 पाना है तो मुझे काउंट करो, यानी कि अगर हमने क्या समझा था 3, अगर एक कॉर्नर पे हम 3 बार गिन रहे हैं, 4 कॉर्नर तो 3 into 4 करेंगे, x की वैल्यू लेंगे। ठीक है, स्क्वायर में 3 into 4 किया 12 आ गया हमारा आंसर। अब 34 पाने के लिए मुझे काउंट करो, इसका मतलब अब 34 में से अगर 12 निकाल देंगे, अगर x की वैल्यू तो हमारी आ गई कि 12 है और 34 पाना है। अगर आपको 34 पाना है तो आपको 34 को 34 में से माइनस करना पड़ेगा। 34 में से 12 करेंगे, देख लीजिए यहाँ पे 22, मतलब कि x की वैल्यू 22 आएगी। 3 बार चक्कर लगाओ मेरे हर एक कॉर्नर के, 3 से ज्यादा नहीं। तो 3 बार चक्कर लगाए 4 कॉर्नर के तो 12 बार हो गए, 12 कॉर्नर 12 के लिए। अब मुझे पाना हो तो मुझे 34 में से माइनस कर लो तो मैं आ जाऊंगा। 22 आ गया हमारा आंसर, 34 में से 22 आ गया। तो हमने यहाँ की रिडल्स भी सॉल्व किए, बाकी की फोर्थ मैंने आपको सॉल्व कराया, मैंने आपको सेकंड दी है, तो आप सेकंड आप खुद करेंगे। और अगर आपको नहीं आए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कहिएगा कि सेकंड क्वेश्चन का भी मैं आपको करवाऊँ रिडल। मैं आपको अगले वीडियो में सेकंड क्वेश्चन की रिडल करा दूंगी, दूसरा चैप्टर शुरू कराने से पहले। वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। कोई भी डाउट हो एग्जाम को लेके हमको जरूर कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।